Hello student, welcome to my channel. Now we'll do next chopai of the chapter Barsi Jalad, right? In the part 1 we have done a one chopai and one doha. So in this lecture we are going to complete the next chopai and doha. Okay, so let's get start. See what they have given. दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ी जन बटु समुदायी, राइट. दादुर यहाँ पे जो मीनिंग दिया है दादुर, राइट. एक्चुअली दादुर का मतलब क्या होता है? फ्रॉग, मेंढक जो होता है. ठीक है. धुनि मतलब आवाज़, ध्वनि. चहु मतलब चारों ओर. दिशा मतलब यहाँ पे लिखा है दिशा. दिशा मतलब क्या है? दिशा, जो डायरेक्शन होता है. सुहाई मतलब सुहाना लगता है वो, ऐसा. वेद, यहाँ पे वर्ड जो दिया वेद, ये वेद का मतलब होता है जो वेद पढ़ने वाले जो रहते हैं. वेद पढ़ी मतलब पढ़ना. जनु मतलब जैसे. बटु मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी बोल सकते हैं. समुदाय मतलब उनका ग्रुप. तो एक्चुअली यहाँ पे जो कवि ने क्या बताया है, कवि बोलते हैं कि जो बारिश का टाइम है, एक्चुअली ये बारिश का ही टाइम है, वर्षा काल का टाइम है, क्योंकि चैप्टर का नेम भी ऐसे दिया, बरसी ही जलद. बरस, जो जलद मतलब बादल जो बरस रहे हैं, मतलब वर्षा काल है. तो कवि बोलते हैं कि जो वर्षा काल में चारों तरफ क्या हो रहा है, जो दिशा है ना, दिशा जो डायरेक्शन है वो बहुत ही सुहानी लग रही है. किसकी वजह से? जो मेंढक जो आवाज़ कर रहे, जो ध्वनि निकाल रहे ना, तो उनकी आवाज़ से, उनकी ध्वनि से चारों दिशा कैसे गूंज उठी है, सुहानी लग रही है. मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे जब विद्यार्थी जो होते हैं ना, बालक जो होते हैं, जब साथ में बैठ के, ग्रुप में बैठ के वो लोग वेद का ज्ञान करते हैं, पाठ करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो कैसा लगता है. तो वैसा सुहाना ये पूरा मौसम हो चुका है, ऐसा बताते हैं. ये इसका मीनिंग था. फिर आगे बताए, नव पल्लव बह बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका. नव मतलब नया, पल्लव मतलब कोपले, जैसे न्यू न्यू ब्रांचेस वगैरह जो होते हैं. ठीक है. बिटप का मतलब यहाँ पे है पेड़ जो होते हैं, वृक्ष, ट्री. साधक मतलब जो व्यक्ति जो साधन करता है, उन्हें बोला गया है. तो एक्चुअली यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि जब भी जो अनेक वृक्ष जो लगाए थे पेड़, उसमें अलग अलग, जैसे बहुत सारे, अनेक बोले ना, अनेक मतलब बहुत सारे जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसमें क्या नई नई कोपले आ गई है, नए नए पल्लव आ चुके हैं, कोपले आ चुके हैं, मतलब ब्रांचेस आ चुके हैं, जिससे वो कैसे लग रहा है, एकदम हरा भरा लग रहा है. बट ऑब्वियसली ना, जो प्लांट पहले छोटे छोटे थे वो जर्मिनेट हो गए, उसमें ट्रीज़ बन गए, मतलब उसमें पत्ते आ गए, कोपले आ गए, ब्रांचेस आ गए, सब टहनियाँ वगैरह आ गए, तो वो कैसे एकदम खिला खिला लगता है, सुशोभित लगता है. तो मतलब वो ऐसा सुशोभित लगता है जैसे कोई साधन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो साधन करता है, उस व्यक्ति के मन को मतलब कैसा ज्ञान प्राप्त हो गया. और तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति कैसे एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, एकदम उसको बहुत खुशी हो जाती है. तो वैसा ये नज़ारा लग रहा है. कवि ने दो पैराग्राफ जो दिया है, लाइन जो दिया है, सॉरी नॉट पैराग्राफ, इसमें ये बताया है. ओके. अभी आगे बताया, अर्क जवास पात बिनु भयु जस सुराज खल उद्दम गयु. अर्क और जो जवासी जो दिया है ना, ये दो क्या है, पेड़ का नाम है. प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स का नेम है एक्चुअली. अर्क मतलब दूसरा, उसको हम लोग बोलते हैं मदार. जवासा तो आपको जो जवास दिया मतलब जवासी जो रहता है, ये दोनों क्या है, एक्चुअली प्लांट के नाम है, आप इतना याद रखिए. पात मतलब पत्ते, लीव्स. ठीक है. वो बताया यहाँ पे, बिनु भयु मतलब उसके बिना, रहित हो चुका है, ऐसा बोल सकते हो. जस सुराज, सूराज मतलब अच्छा राज जहाँ पे होता है. जैसे कोई भी चीज़ अच्छी रहती है तो उसके लिए हम लोग सु लगा देते हैं. सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, और खराब होता है मतलब कु ना, कुपुत्र मतलब खराब बेटा, ऐसा. तो यहाँ पे अच्छा राज. तो खल मतलब दुष्ट लोग जो होते हैं, उद्यम मतलब कार्य. तो एक्चुअली यहाँ पे जो लेखक कवि जो बताना चाहते हैं, उन्होंने क्या बताया कि बरसात के दिनों में कैसा हो रहा है, जो मदार और जो जवासा का जो पेड़ है, जो अर्क और जो जवास का जो पेड़ है ना, उसके पौधे जो है, एक्चुअली उसके जो पौधे हैं, जो प्लांट है, वो पत्तों से रहित हो गए हैं. तो मतलब उन्हें देखकर ना ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ पर अच्छा शासन करने वाला जो राज्य होता है, एक राज्य जहाँ पे अच्छा शासक जो चलता है, तो उसके शासन में दुष्ट लोगों ने अपना धंधा जमा लिया है. ऐसा धंधा उसका जाता रहा है. दुष्ट धंधा एक्चुअली उन्होंने जमा लिया था दुष्ट लोगों ने, लेकिन उन जो खराब था, अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट लोगों ने जो धंधा जमाया था, अब वो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे. तो वैसा वो सीन लग रहा है, ऐसा देखकर उन कवि ने ये बताया है. फिर आगे बोला है, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी करई क्रोध जिमि धमही धूरी. खोजत मतलब खोजना, कतहु मतलब कभी नहीं, या कैसे भी नहीं, ऐसे बोल सकते हैं. मिली मतलब नहीं मिल रहा, नहीं तो मालूम पड़ गया, नहीं धूरी मतलब धूल को बोला गया है. ठीक है. तो एक्चुअली यहाँ पे फिर आगे बोला है, करई क्रोध मतलब गुस्सा, जो जिमी धर्मी मतलब जो धर्म होता है, धर्म उसको बोला गया है. ठीक है. तो एक्चुअली यहाँ पे कभी क्या बोल रहे हैं कि जैसे जो धूल होती है, मिट्टी, डस्ट जो रहता है, एक्चुअली वो धूल खोजने पर भी हमें कहीं नहीं मिलती है. जब खोजोगे तभी नहीं मिलती है. तो इसका मतलब ऐसा बताया कि जो क्रोध होता है, जैसे क्रोध है, वो क्या करता है, धीरे धीरे धर्म को दूर कर देता है.
तो उसी तरह वर्षा, जब बारिश आई ना तो उसने क्या किया, धूल को नष्ट कर दिया। क्रोध की वजह से हमें क्या होता है, अगर इंसान क्रोध में रहे तो कुछ भी उसको ध्यान में नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, तो क्रोध से वो धर्म से दूर होता जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे जब जिस प्रकार जो वर्षा जब आती है, बारिश जब आती है, तो वो क्या धूल को नष्ट कर देती है। तो इसका मीनिंग ये था। आई थिंक आपको समझ में आया रहेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। और आगे क्या बताया, शशि संपन्न सोह मही के कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। यहाँ पे जो वर्ड दिया है शशि, शशि दोनों शशि, शशि ये वाला स है, तो इसका मतलब था अन्न, जो हम लोग खाना, जो अनाज जो होता है अन्न, उसके लिए बोला गया ये शशि का मतलब। ठीक है, ये उसके लिए बोला गया। सोह मतलब वो जो शोभा दिखा, मतलब सूट करता है, शोभामान जो बोलते हैं उसका। तो इसमें एक्चुअली कभी बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है कैसे अनाज से युक्त है, मतलब बहुत अनाज है, लहराती हुई हरी भरी खेती यहाँ पे होती है। तो वही बता रहे कभी यहाँ पे कि अनाज से युक्त जो पृथ्वी है ना, वो इस प्रकार शोभा दे रही है, इस प्रकार शोभामान हो रही है कि जैसे कोई उपकार कर लिखा ना, उपकारी के संपत्ति जैसी, मतलब जैसे कोई उपकार करने वाला व्यक्ति कैसे शोभामान होता है, मतलब किसी को हेल्प किया तो भाई उसका उपकार हो गया, मतलब तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है ना कि भाई मैंने उसकी हेल्प की, तो कैसे उस शोभामान होता है कि अरे वाह ऐसा। तो वही कभी बता रहे कि अनाज जो है ना पृथ्वी में, तो अनाज से युक्त जो ये पृथ्वी है वो इस तरह शोभा दे रही है कि जैसे कोई उपकार करने वाला व्यक्ति कैसे शोभामान बढ़ जाता है उसका, तो वो बताया है इसमें। ओके, अब आगे बोला है निसी तम धन अखदियोत विराजा जनु दमही कर मिला समाजा। निसी मतलब रात को बोला गया है, घन मतलब जो घने, जो एक्चुअली घने जो होते हैं। और ये खद्योत यहाँ पे जो वर्ड दिया ना, एक खद्योत आपको मालूम होगा, एक ये जो है जुगनू करके एक रहता है जुगनू, ठीक है, उसको बोला गया है, जुगनू के लिए बोला गया ये खद्योत जो दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा ना जनु दमही, दमही मतलब ये उसको बोला, जैसे घमंडी लोग होते हैं ना, कोई भी चीज़ का घमंड जिसको हो जाता है वैसा, उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली अब जुगनू की बात की है तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे जुगनू तो मोस्ट ऑफ द कभी चमकते हैं रात के टाइम पे, रात के जब अंधेरा होता है तभी हम लोग को जुगनू मालूम पड़ता है। तो सब वही इसमें एक्चुअली दिया गया है। तो यहाँ पे यही बोला है नीसी तम घन खद्योत विराज जनु दमही कर मिला समाजा, मतलब जब भी रात होती है तो रात के अंधकार में जो जुगनू कैसे चारों ओर वही दिखाई देते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि रात के अंधकार में चारों ओर जुगनू दिखाई दे रहे हैं, तो उनको देखकर ना ऐसा लगता है कि जैसे घमंडी लोग होते हैं ना, घमंडी लोग, उनका पूरा ग्रुप, उनका समूह पूरा एकत्र हो गया, जमा हो गया, तो वैसा वो नज़ारा लग रहा है। कवि ने ऐसा बताया इसमें। फिर आगे बताते हैं कवि जी, कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बूध तजही मोहम्मद माना। कृषि मतलब जो किसान, तो आपको मालूम है, निरावही मतलब जिससे कोई चीज़ का निराह करते हैं ना, जब भी खेती वेती करते तो निराह करते, मतलब जब भी कोई भी चीज़ से घास फूस रहते हैं उसको निकाल के फेंकना रहता है, तो उसके लिए बोला गया है। बुद्ध, अभी हम लोग लास्ट पार्ट 1 में भी देखा था, बुद्ध का मीनिंग विद्वान जो होते हैं, जिसमें बहुत बुद्धि होती है। ठीक है, माना यहाँ पे क्या है, वो सम्मान जो उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कवि क्या बोल रहे हैं कि जो चतुर किसान जो होते हैं ना, निर्वाहक चतुर किसाना, तो जो चतुर किसान है वो क्या कर रहे हैं, अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। ठीक है, निरावही मतलब निराई कर रहे हैं, मतलब अपने फसल से चुन चुन के वो जो घास फूस होते हैं उसको निकाल के फेंक रहे हैं। ठीक है, वो निराई कर रहे हैं। तो उनको देखकर ना ऐसा लगता है कि ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो विद्वान लोग होते हैं ना, विद्वान लोग, तो विद्वान लोग के अंदर जो इंसान के अंदर मोह भरा होता है, मद भरा होता है, माया भरा होता है, तो विद्वान लोग उस चीज़ का त्याग कर रहे हैं। जैसे भी किसान है अपनी फसल में से जो गंदगी था, उसका घास फूस, उसको निकाल के वो फसल को अच्छा बनाएगा। तो उसी प्रकार अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसके अंदर जो भी मोह है, जो भी मद है, जो भी माया है, उसका त्याग करेगा, तभी वो प्रॉपर पूर्णतः मतलब विद्वान बन सकता है। तो वो चीज़ का त्याग कर रहा है। इतनी सी लाइन में इतना बताया गया था एक्चुअली। आगे है, देखिए तो चक्र बाक खग नाही, कल ही पाए जीमी धर्म पराही। देखिए मतलब दिखाई नहीं देता, ऐसा बोल सकते हो। चक्रबाक एक पक्षी का नाम है, खग मतलब पक्षी को बोला है, तो चक्रबाक ये पक्षी का नाम है। चक्रबाक जैसे ना चकवा पक्षी से मतलब चकवा, हाँ चक्रबाक मतलब चकवा पक्षी। कल ही पाई जिमी धर्म पराही, पराही मतलब भाग जाना। तो एक्चुअली इसमें कवि जी क्या बताते हैं कि जब भी बारिश का टाइम आता है, बरसात के दिनों में, जो चक्रवाक पक्षी जो होते हैं ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बारिश के टाइम पे वो चक्रवाक पक्षी कैसे चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो उनको ऐसा लग रहा है अभी बारिश के टाइम पे कि जिस तरह बारिश के टाइम पे चक्रवाक पक्षी हमें नहीं दिखाई दे रहे ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कलयुग, देखा है ना भाई, कलही का मतलब कलयुग। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ, यहाँ पे
कल ही मतलब कलयुग, जो युग चल रहा है कल ही। तो वही बोल रहा है कि मतलब ये सीन ऐसा लग रहा है कि जैसे कलयुग में ना धर्म जो होता है, धर्म लिखा ना, धर्म पराही मतलब भाग जाना या चले जाना वहाँ से, ऐसा। तो ऐसा बताया कि कलयुग में जो धर्म होता है, धर्म वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो पलायन कर गया है, पलायन कर चुका है, मतलब वो भाग चुका है, ऐसा नज़र आ रहा है। इसका मीनिंग कवि ने ऐसा बताया है। फिर आगे कवि बताते हैं कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जीमी पाई सुराजा। विविध मतलब बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जंतु, मतलब ऑर्गेनिजम्स। ओके, संकुल का मीनिंग दिया है, फिर यहाँ पे मही दिया है, भ्राजा दिया है। भ्राजा का मतलब तो इजी आपको आई थिंक पता रहेगा, वो जो एकदम कोई भी चीज़ को सूट करता है, शोभेमान हम लोग बोल सकते हैं, उसके लिए बोला गया है। ठीक है, प्रजा, प्रजा है, बाढ़ जिमिर पाई सुराजा, सुराजा मतलब जो अच्छे राजा जो रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कवि ऐसा बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है, अभी यहाँ पे विविध जंतु बोला तो बट ऑब्वियसली अर्थ की बात की, पृथ्वी की बात की, जहाँ पे पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव भरे पड़े हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, राइट। बहुत जीव पर पूरी पृथ्वी में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भरे पड़े, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो उसी अभी वो है, इसके मतलब वो जीव के होने की वजह से ये पृथ्वी कैसी थी, शोभेमान हो रही है। ठीक है, कैसे, जैसे किसी का ऐसा हम लोग बोले कि अच्छा राजा है, तो उसके राज्य में प्रजा की वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, तो वैसा नज़र आ रहा है ऐसा। ठीक है ना, प्रजा बाढ़ जीमी पाई सुराजा, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जब अच्छा राजा है तो उसके राज्य में प्रजा की जो लोग होते हैं उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो वैसा वो प्रतीत हो रहा है। ओके, फिर लास्ट में कवि ने बताया है, जह तह रहे पथिक थकिनाना, जीमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जह तह मतलब जैसे तैसे, यहाँ वहाँ बोल सकते हैं एक्चुअली। जह तह यहाँ वहाँ, पथिक मतलब जो राही होते चलने वाले, थकी मतलब थक कर, जीवी मतलब जैसे, इंद्रिय मतलब जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स जो रहते हैं उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली कवि क्या बता रहे हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राही है, बहुत सारे राही, लिखा ना, जहाँ तह रहे पथिक, पथिक मतलब जो राही होते, मुसाफिर जो होते, ट्रैवलर्स जो रहते हैं, हाँ, वो लोग कैसे थक कर इस तरह ठहर गए, थकी नाना लिखा ना, तो मतलब वो इस तरह से ऐसा थक के बैठ गए हैं ना, कि जब भी मनुष्य जो होता है उसको जब भी ज्ञान प्राप्त होने पर तो उसको इंद्रिय कैसे शिथिल हो जाती है, तो उसको कोई भी विषय की ओर जाना वो छोड़ देती है। मतलब कोई अगर, मतलब ऐसा बताया कि जो चलने वाले रास्ते में यहाँ वहाँ जो चलने वाले जो मुसाफिर है, जो राही है, वो थक कर इस तरह से बैठे हुए, ठहरे हुए कि जैसे कोई मनुष्य है, उसने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो ज्ञान से उसको इस तरह का ज्ञान होगा कि जो उसकी इंद्रियाँ मतलब जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स है, उसने इस तरह उसको कंट्रोल कर लिया कि जैसे कोई भी विषय का, जैसे कोई अच्छा खाना खाने का उसको लोभ नहीं होगा, हर एक चीज़ में वो कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो आँख को लेकर हो, चाहे वो आपकी जीभ को लेकर हो, कान को लेके हो, मतलब हर एक चीज़ में वो ऐसे आगे बढ़ चुका है। इसमें कवि ने ऐसा बताया है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीट अवर चौपाई का मीनिंग। सो नाउ लेट्स डू दोहा। अभी दोहा वाला पार्ट रह गया, नाउ विल फिनिश दिस वन नाउ। इसमें कवि ने क्या बताया है कि कबहू प्रबल भह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जीमी कपूत के उपजे, कुल सद्धम नसाही। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो कवि है ना, वो क्या, कबहू मतलब से कभी कभी, प्रबल जो बहुत, प्रबल का मतलब बहुत तेज जो होती है, बह मतलब बहना, मारुत का मीनिंग क्या होता है, जो हवा होती है, हवा वायु जो होती है उसके लिए। जह तह जैसे तैसे बोल सकते हो, यहाँ वहाँ हमने ऊपर भी देखा जैसे तैसे, या फिर यहाँ वहाँ वो बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, यहाँ वहाँ। मेघ मतलब बादल जो है, बिलाही मतलब से गायब हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि कभी कभी, कबू लिखा ना, कभी कभी, हाँ, तो कभी कभी जो हवा है बहुत तेज़ गति से आती है, बहुत तेज़ गति से चलती है। इससे क्या होता है, जो बादल है ना, जो मेघ है, वो यहाँ वहाँ मतलब कहीं ना कहीं जाके गायब हो जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं वो, इसका मीनिंग। फिर लिखा है आगे, जीमी कपूत के उपजे, कुल सद्धम नसाही, मतलब जो वायु है वो इतनी तेज़ गति से आ रही है कि बादल का पता नहीं चल रहा, बादल कैसे चला गया। ये जो नज़ारा है, ये जो दृश्य है, ये उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में जो हमारा फैमिली जो होता है, लिखा है ना, कपूत मतलब जो खराब बच्चे होते हैं, बेकार बच्चे, जो कुपुत्र होते हैं, तो वही लिखा है कि ये उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में जब कुपुत्र के उत्पन्न होने से, मतलब जब कुपुत्र जब पैदा हो जाता है तो कुल जो होता है, खानदान जो होता है, कुल के उत्तम जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अभी कुल जो कुपुत्र अगर हुआ है तो बट ऑब्वियसली कुल का नाश ही होगा, सुपुत्र रहेगा तो ही कुल वो आगे बढ़ता है अच्छे से, कुपुत्र क्या करेगा, उसको नष्ट ही करेगा।
तो वो बता रहे कवि कि कभी कभी वायु ना इस प्रकार से तेज गति से आती है जैसे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे परिवार में जो कुपुत्र उत्पन्न होने से क्या कुल का जो धर्म है, कुल का जो श्रेष्ठ आचरण है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे उन्होंने बताया है कबहु दिवस मह निबिड़ तुम कबहुक प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जीमी पाई कुसंग सुसंग। एक्चुअली अब यहाँ पे जो बताया है कवि ने, निबिड़ का मतलब कैसा घना जो रहता है, और बिनसई मतलब कोई, उसका मतलब भी नष्ट ही होना होता है। तो कवि क्या बोल रहे हैं, अब जो बादल है, ये जो बादल आ रहे हैं तो कभी कैसा हो रहा है, ठीक है ना, कबहु दिवस मह निबिड़ तम, तम मतलब अंधेरा। कभी कभी तो बादलों के कारण, अभी किसी वजह से बादल के कारण ना, तो कभी कभी कैसे तम मह में कैसे हो रहा है, एकदम अंधकार हो रहा है, तम मतलब अंधकार। कभी कभी तो एकदम अंधकार हो जाता है बादल के कारण दिन में ही, दिन का टाइम है, लेकिन दिन के टाइम होने के बावजूद भी बादलों की वजह से क्या हो रहा है, एकदम घोर अंधकार हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए लिखा है निबिड़ तम, निबिड़ मतलब एकदम घोर अंधकार, तम मतलब अंधकार और निबिड़ मतलब घोर। और फिर आगे कबहुक प्रगट पतंग, पतंग मतलब यहाँ पे सूर्य का जो बोल सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य प्रकट हो रहा है भी, मतलब कभी कभी अंधेरा तो कभी कभी उजाला हो रहा है, तो पतंग यहाँ पे सूर्य के लिए बोला गया। ठीक है, बिन सही उपजय ज्ञान जीमी पाई कुसंग कुसंग, मतलब ये सब देख कर ना ऐसा लगता है कि जो बुरी संगति है, लिखा है ना बिन सही उपजय, जो बुरी संगति पाकर क्या होता है, ज्ञान नष्ट हो गया। अभी बट ऑब्वियस है ना, कोई पर्सन है जिसको बुरी संगति मिल जाएगी तो उसका जो भी ज्ञान है, उसका ज्ञान वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी संगति मिला, लिखा आगे पाई कुसंग सुसंग, कुसंग मतलब खराब संगति, सुसंग मतलब अच्छी संगति। ठीक है, तो अच्छी संगति पाकर ज्ञान क्या होगा, बढ़ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर खराब संगति मिली तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सीन वैसा, जैसे अभी बादल है, बादल तो है लेकिन वो बादलों के कारण कैसे घोर अंधेरा भी हो रहा है दिन में, और तभी के तभी फिर बाद में सूर्य भी प्रकट हो रहा है, मतलब उजाला भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बुरी संगति मिली तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, अच्छी संगति मिली तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। इस दोहे में कवि ने ये बताया। ये कवि जो लिया है कवि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहाँ पे चौपाई बताया है और जो दोहा बताया, एक्चुअली उन्होंने रामचरितमानस के जो किष्किंधा कांड से इसको लिया गया है। आई थिंक आपको ये पूरा पाठ जो पाठ दिया था दूसरी इकाई का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का बरसी जलद, ये समझ में आया रहेगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीट अवर दिस चैप्टर, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।